हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस कंप्लीट 2024 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स सॉल्यूशन सीरीज के एक और पार्ट में। और आज की हमारी इस वीडियो में हम मैथ के 25 सवालों को डिस्कस करेंगे जिन्हें पूछा गया था 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में। अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। कोई नया स्टूडेंट अगर जुड़ा है तो ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको डाउनलोड करके एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आपके किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कराने का बहुत सारा कंटेंट इस पर अवेलेबल है। एक बार खुद से इसको एक्सप्लोर करके आप जरूर यूज कीजिएगा। इसमें आपको कुछ इस प्रकार के कोर्सेज नजर आएंगे जैसे कि अभी तक एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस का लगभग 13 से 14 हजार क्वेश्चंस का कलेक्शन इस कोर्स में नजर आएगा। इंग्लिश के क्वेश्चंस इसमें और मैथ और रीजनिंग के भी आपको इस ऐप पर कोर्सेज प्रैक्टिस के लिए नजर आएंगे। ये मेरे 4 कंप्लीट थ्योरी कवरेज वाले कोर्सेज हैं। कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस। डेली बेसिस पर इसमें मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपडेट करके डालता रहता हूं। तो अपना अगर आपको सिलेबस पूरा करना है इन कोर्सेज से आप जुड़ सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। हर एसएससी एग्जाम की टेस्ट सीरीज, रेलवे एग्जाम की टेस्ट सीरीज और अन्य कोर्सेज आपको नजर आएंगे। तो चलिए, अभी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल ही डीआई का इन्होंने दे दिया है। देखते हैं कि हमसे क्या पूछता है। 2015 से 2019 तक प्रति वर्ष ईंधन और परिवहन पर कंपनी द्वारा भुगतान की गई औसत राशि क्या है? इस पर फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट, तो भाई ये रहा आपका फ्यूल एंड ट्रांसपोर्ट। 2015 से लेकर 2019 यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि इसको आपको कुल मिलाकर जोड़ना है। तो 2 और 3 5 6 और 2 8 और 6 14, 4 5 और 3 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 2 3 4 5, तो आपका टोटल कितना आ गया? 584 आ गया ना। 5 6 2 8 और 8 16, ये 6 आता ना भाई यहाँ पर। अब इसको मुझे कितने साल हैं, ये आपके 5 साल हैं, तो आपको औसत निकालने के लिए डिवाइडेड बाई 5 करना है। तो कितना आ जाएगा? 117.2। अब ये जो था ये टोटल आपको इन्होंने 1000 रुपीज में दिया है, तो यानी कि टोटल खर्चा इस पर कितना आ गया? ये विकल्प नंबर बी वाला आंसर हो जाएगा। कोई भी समस्या नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल फिर से डीआई से रिलेटेड इन्होंने सवाल दिया है। देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। 2017 में शोरूम एबीसी से टेलीविजन की बिक्री और 2019 में बीसीडी से टेलीविजन की बिक्री के बीच का अंतर आपको बताना है। फिर से जोड़ घटाने करने हैं भाई। ये है आपके ए बी सी, और किसकी बात कर रहे हैं? 2016 में। तो इसको इसको और इसको जोड़ दो। 4 और 2 6, 1 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6। तो ये आपका किस में आया है? 2017 की सेल है ये। अब आप 2019 की सेल देखिए, बी सी डी की। 2019 की बी सी डी, इसका सम निकालिए भाई। 5 और 3 8 और 2 10, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, तो 600। इन दोनों के बीच का अंतर पूछा है, तो 6 आ गया ना भाई अंतर। ये बताओ, ये आपसे जोड़ घटाने कराने के सवाल इन्होंने पूछे हैं, बहुत ही आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फिर से डीआई पर आधारित इन्होंने सवाल पूछा है, और ये क्या पूछ रहे हैं इस बार आपसे कि दिए गए पाई चार्ट एक दुकान के लिए एक दिन में विभिन्न फलों की बिक्री को दर्शाता है। यदि एक फल विक्रेता द्वारा एक दिन में बेचे गए फलों की कुल संख्या 1200 है तो बेचे गए केलों की संख्या। केले कौन से हैं? ये ऑरेंज वाले, ये हैं केले, यानी कि 40% निकालना है आपको 1200 का। तो 12 चौक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया भाई। 1200 का 40% आप जब निकालोगे तो 480 आ रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए अगला सवाल है। इस बार ये पूछ रहे हैं आप लोगों से कि एक वृत्ताकार चाप जिसकी त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, केंद्र पर इतने का कोण है, बनने वाले क्षेत्र की परिधि आपको बतानी है। पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है आपके एक सेक्टर का? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, उसमें ट्वाइस ऑफ तो रेडियस इन्वॉल्व होती है, और प्लस में आपका जो आर्क की लेंथ होती है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का आप लोगों का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? थीटा बाई 360। थीटा की वैल्यू कितनी है?
60/360 और उसका 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 पाई और आर की वैल्यू कितनी थी 24, तो 6 से आपका ये 6 6 चौक 24, 4 दूनी 8, यानी कि ये आ गया आपका 8 पाई। अभी मैं इसको सॉल्विंग कर रहा हूं, अभी आप इसको 8 पाई रखिए। तो पेरीमीटर निकालिए अभी। 2 आर यानी कि 12, मतलब 24 आपकी रेडियस है, तो 24 दूनी 48, और 48 में आपका लेंथ ऑफ आर्क जो कि कितनी है 8 पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो यानी कि 8 या 24 समथिंग, और 24 और 48 यानी कि 72 73 के आसपास आएगा। तो चलो सॉल्व भी कर लेते हैं, मैं अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश कर रहा था। तो ये आपका आ जाएगा 21.52, 25.12, 25.12 को 48 में ऐड कर दो भाई, तो ये आपका 73.12 आ गया ना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि 512 सेंटीमीटर आयतन वाले 3 घनों को अंत से अंत तक जोड़ दिया, परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। भाई ये 3 आपके घनाभ हैं, उनको एक इधर को जोड़ दिया, एक इधर को जोड़ दिया, इसका वॉल्यूम दिया है। तो अगर साइड इसकी ए थी तो उसका वॉल्यूम ए की पावर 3 आपको दिया है इन्होंने 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई ना। तो जब आपने इनको जोड़ दिया, तो जो इसकी लेंथ है, ट्यूब की लेंथ है, वो 8 × 3 यानी कि 24 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। जो इसकी ब्रेड्थ है वो अभी भी 8 सेंटीमीटर होगी, और जो इसकी हाइट है वो अभी भी 8 सेंटीमीटर होगी। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आपके पास है एक क्यूबॉइड की। आपसे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, और हाइट लेंथ। ये इसमें वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है। वो 2 × 24 × 8 प्लस 8 × 8 प्लस 8 × 24, ये आपको करना है। तो आपका ये कितना आ गया 192, यहाँ पर ये भी 192 आ गया, और ये आपका कितना आ गया 64। अब इन तीनों को जोड़ दो, ये 192 है, अब इन तीनों को जोड़ दो, ये कितना आ जाएगा आपका 4 दर 2 6 और 2 8, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 2 3 4, ये 448 आ गया भाई। अब इसका इंटू 2 और करना है, तो इंटू 2 करके आपका 896 आंसर आ गया ना यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी। दिक्कत तो नहीं है ना, आसानी सवाल है ये। चलिए अगला सवाल है। इन्होंने पूछा है कि 3 स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं आप लोगों को, डिस्काउंट दिए गए। पहले में सक्सेसिव डिस्काउंट 15 और 20 दिया जा रहा है, फिर 15 और 10 दिया जा रहा है, फिर तीसरा वाला है 33। तो ये पूछ रहे हैं कि मिनिमम जो सेलिंग प्राइस इन 4 कंडीशन में बन रहा है, सेलिंग प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस। तो पहले मैं डिस्काउंट निकाल लेता हूं जो इन्होंने सक्सेसिव दिए हैं। भाई सक्सेसिव निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर आपको ये वाले तरीके रटे हुए होंगे। इस प्रकार से आप निकाल लेते हो, तो 15 और 20 आपका 35 हो गया, और यहाँ से आप 35 में से 3 माइनस कर दोगे, तो ये 33% आपका एक सिंगल डिस्काउंट आया है आपकी पहली वाली कंडीशन में। तो पहली वाली कंडीशन में आपका जो डिस्काउंट है वो इतना ही आया ना, गड़बड़ तो नहीं है ना। 20 और 15 35 हो गया, और उधर 15 और 20 है, 20 से 5 3, 35 में से 3 माइनस करूंगा तो यार 32 आएगा ना। हाँ क्यों कर रहे हो, हाँ नहीं करना है। अब डिस्काउंट अगर 32 है, तो मैं अगर कहता हूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, 32 का डिस्काउंट, मतलब जो मार्क प्राइस है अगर वो 100 रहा होगा, उस पर जब आप 32 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 68 आएगा इसमें, इस वाली कंडीशन में। अब दूसरे में निकाल लो, जो आपका फाइनल डिस्काउंट आएगा 25 और 10 35, फिर ये आपका 2.5, यानी कि यह आ गया आपका 32.5, और यहां से जब आपका सेलिंग प्राइस आएगा तो वो कितना आएगा 67.5, और यहाँ पर 33 है, यहाँ से आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा 100 माइनस 33 यानी कि 67। तो आप मुझे बताओ कि सबसे कम सेलिंग प्राइस आपको कहां पर नजर आ रहा है, 67 में नजर आ रहा है ना, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट में। तो यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाता। ठीक है, इन्होंने डिस्काउंट नहीं पूछा है, इन्होंने सक्सेसिव डिस्काउंट और बाकी की वो लगाने के बाद सेलिंग प्राइस सबसे कम कौन होगा वो पूछा है।
किस कोण थीटा पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान समान होगा? यार ये मतलब ये बच्चों वाला सवाल पूछ लिया इन्होंने। 45 डिग्री पर इन दोनों का मान जो होता है वो बराबर होता है ना भाई, बराबर ही होता है ना। मैं कोई गलत कह रहा हूं तो बता देना आप मेरे को। 1/√2 1/√2 दोनों 45 पर अपनी वैल्यू देते हैं ना। चलो आगे बढ़ता है। अगला है, ये इन्होंने पूछा है एक्स की वैल्यू ये दी है, इसकी वैल्यू ये पूछ रहे हैं। जब इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, तो आप जो एक्स की वैल्यू दी है ना उसको एक देख लिया करो। जैसे इस 7 का स्क्वायर कितना है 49, इसका स्क्वायर कितना है 4 इंटू स्क्वायर आपका 16×3 = 48। तो इन दोनों का जो अंतर है ना, अगर वो 1 दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने दी है ना 7 - 4√3, तो आप यहाँ पर 1/x की वैल्यू लिख पाएंगे 7 + 4√3। ये चीज आपको याद रखनी होती है, वैसे सबको रटी हुई होती है ये वाली बात। अब इन्होंने कहा है कि इनके स्क्वायर को आप लोगों को क्या कर देना है, बस जोड़ देना है। तो कर दो भाई इसका स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 + 48 माइनस ये आपका 2 × 7 × 4√3 है। इसका स्क्वायर कर दो 49 + 48, और ये प्लस का हो गया 2 × 7 × 4√3। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, ये आपने स्क्वायर कर दिया है, एक्स स्क्वायर हो गया ये, और ये 1/x² हो गया। जब इनको जोड़ोगे तो ये निकल लिया। ये आपका टोटल वैल्यू कितना आया, ये 49 है, ये 48 है, तो ये आपका कितना आ गया 97 आ गया, ये भी 97 आ गया, यानी कि 194 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया ना। बस इतना करना था इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक संख्या r को 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचता है। जब इसको 8 से विभाजित किया जाएगा तो शेष आपको बताना है कि क्या बनेगा। देखो भाई, अगर आपको r² + 6r + 7 को जब आप 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी सिचुएशन आपकी नहीं बनती है, क्योंकि इन्होंने पहली सिचुएशन आपको दे दी थी कि नंबर r को जब आपने 8 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर 3 बच रहा था। 3 बचने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 3 बचने का मतलब क्या है कि r को इक्विवेलेंट आप 3 पर ले जा रहे हैं, तो उसमें मॉड आपका 8 बन रहा है। यानी कि r को मैं क्या लिख सकता हूं इस सिचुएशन में, r को मैं लिख सकता हूं कि भाई 8 से तो डिवाइड हो गया वो पूरी बार, और 3 उसने रिमाइंडर छोड़ दिया। ये है आपका वो नंबर जिसको आप 8 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देख रहे हैं। समझ रहे हो यहाँ पर, इसको लेकर कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसमें क्या है ना, अब आपकी आर की वैल्यू सीधे सीधे आप 3 सब्सटीट्यूट कर दो, आर की वैल्यू सीधे सीधे 3 सब्सटीट्यूट कर दो। तो ये कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 6×3 = 18 + 7, इसका सम कितना आ गया 27, और 7 आपका 34। 34 को 8 से डिवाइड करो, 8 चौक 32, यानी कि यहां से रिमाइंडर कितना आया आपका 2 आया ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दिया गया है ना 2, ये करेक्ट हो जाएगा। ये सिचुएशन आप याद रखना, आर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके ही आप अपने इस दी गई इक्वेशन के रिमाइंडर का मान निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सिंपलीफाई करा रहे हैं आपसे, और आपको पता है कि सिंपलीफिकेशन वाले सवाल आप लोगों को हम देते हैं होमवर्क में। तो बताइएगा मुझे कमेंट में कि सवाल नंबर 10 का आप लोगों का उत्तर कितना आया। अगला सवाल है भाई, ये पूछ रहे हैं, यदि एक ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज है, ए बी 7 है, ए सी 8 है, बी 65 है, सी 75 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यार कुछ भी नहीं है यार। ठीक है, ये आपका ए बी सी, वैसे देखो आंसर निकल चुका है, लेकिन क्योंकि समझाना है तो ये एक बार डिनोट कर लेते हैं। ए बी सी और क्यू पी आर, तो ये क्या होगा क्यू, ये पी, ये आर। ये जरूर याद रखना कि किसके साथ उसकी सर्वांग समता ये डिनोट करवा रहे हैं। ए बी की वैल्यू उन्होंने 7 दी, ए सी की वैल्यू उन्होंने 8 दी, बी की वैल्यू उन्होंने आपको 65 दी है। तो ये पूछ रहे हैं कौन सा सत्य है। ए सी पी आर के बराबर होगा, ये वाला तो ऑप्शन गलत है। ए सी पी आर के बराबर थोड़ी ना होगा। ओके, पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू 7, यानी कि वो ए बी के बराबर है, तो ये 7 होनी चाहिए थी। पी क्यू की वैल्यू 7 है, और जो आर की वैल्यू है वो 75 होगी।
अच्छा यहाँ पर सी की वैल्यू भी तो दी है ना इन्होंने 75। हाँ तो ये सी की वैल्यू यहाँ पर 75 है तो आर की वैल्यू भी 75 हो गई। ये दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया ना भाई। मैंने ये मिस कर दिया था सी की वैल्यू, इन्होंने सी की वैल्यू भी 75 दे रखी थी। भाई सर्वांग सम के अंदर ये इसके बराबर हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। बस इसमें ये ध्यान देना है कि एबीसी क्यू पी आर के सर्वांग सम है, पी क्यू आर मत कर देना। यहाँ पर क्यू रखना है, यहाँ पर पी और यहाँ पर आर, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल के बराबर हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाता है। ठीक है, आसान था। चलिए आगे बढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है इन्होंने, एक एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से दिया है, तो ये tan ए की वैल्यू आप लोगों से पूछ रहे हैं। वैल्यू पुटिंग करके आपको करना है, आप कर लीजिए अगर आपका मन कर रहा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें सीधे सीधे क्या करो, cos a से डिवाइड कर दो। cos a से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ गया, 3 tan a प्लस ये आपका 4 हो गया, और इधर आपका आ गया 5 अपॉन cos a। ठीक है, इसमें आप दो कोई दूसरी सिचुएशन देख लो भाई इसमें, क्योंकि अभी कॉस जनरेट हो गया ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि 5 उधर आपका कांस्टेंट दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या कर लो ना, आप वो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के वाला सिचुएशन ही इंक्लूड कर लो। ठीक है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स है, समझाने के लिए। इसकी वैल्यू मान लो आप 4 है। अब इसको क्या कर दो, आप स्क्वायर कर दो इसका। आपको ये पता है ना कि भाई साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। अगर मैंने इनको एक्स वाई माना है तो आपको ये मैंने दिया है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। बस इतनी चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 3x प्लस 4y का वैल्यू इन्होंने 5 दिया। ये सिचुएशन आपको इनके द्वारा दी गई है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं इस x को एडजस्ट करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, 3/5 × x प्लस 4/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। ये किसकी वैल्यू हो गई मेरे लिए, ये x यानी कि साइन ए की वैल्यू हो गई है 3/5, और कॉस ए यानी कि y की वैल्यू कितनी हो गई है मेरे लिए, 4/5। भाई यहाँ पर x रख दो, यहाँ पर y रख दो, वही तो स्क्वायर का वैल्यू 1 देगा ना आपको। तो अगर साइन ए और कॉस ए की वैल्यू आ गई है तो tan ए की वैल्यू निकाल लोगे, कितनी हो जाएगी, 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5। तो उत्तर कितना आया आपका, 3/4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो बी दिया था वो करेक्ट हो जाता है। इतना समय मैंने समझाने में लगाया, वरना इन सवालों को करने में 1 सेकंड लगता है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये फॉर्मेट का सवाल है, इसमें 5 को उधर ले जाओ, वो एक्स वाई हो जाएंगे, यानी कि साइन और कॉस हो जाएंगे, उनको डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल आएगा। ओके, चलिए भाई सेक टी की वैल्यू दी गई है, तो आपसे पूछ रहे हैं कॉट टी किसके बराबर होगा। अब आपको जो आइडेंटिटीज होती हैं उनके बारे में पता है कि अगर मैं एक यहाँ पर ट्राइंगल बना लूं और सेक टी इन्होंने पूछा है, मान लो कि ये क्या है, टी है, तो सेक टी क्या हो जाता है आपका, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये, और ये हो गया आपका बेस। तो इसकी अगर मैं इक्वेशन निकालूंगा तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, कॉट टी की वैल्यू निकालनी है। तो कॉट टी क्या होता है आपका, कॉट टी होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, वाई अपॉन परपेंडिकुलर आपने निकाल रखा है, तो वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसे आपको सवाल दिए जाया करें ना, तो आप 5 क्रमागत संख्या कुछ इस प्रकार से माना करो, x-2, x-1, x, x+1 और x+2। क्योंकि इनको जब आप जोड़ोगे ना तो आपके लिए नंबर्स बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आएंगे। तो इनको सबको जोड़ दो, x 5 बार सम हो गया आपका 5x आ गया, और बाकी के जो नंबर है वो आपके खत्म ही हो गए। और इन्होंने इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 80 दी है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना आ गया, 16 आ गया ना। तो लार्जेस्ट नंबर बताना है, तो 16 + 2 यानी कि 18 आपका लार्जेस्ट नंबर हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक निश्चित धनराशि 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर दी जाती है। यदि इसे 7% अधिक दर पर दिया जाता तो यह इतने रुपए अधिक प्राप्त करती। धनराशि के बारे में आपको बताना है। देखो कुछ नहीं है, आप अगर कोई सम ले रहे हो तो उसको थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लो। 1 मिनट रुकिएगा यार, उसको 1 मिनट के लिए कंसीडर कर लो। जब आपने दर बढ़ा दी
7%, तो उसकी वजह से आप इतना और एक्स्ट्रा पैच करते, इतना और एक्स्ट्रा रुपए कमाते, कितना 1512 रुपए आप एक्स्ट्रा कमाते। और इंक्रीज जो आपने रेट किया है, अगर पहले आर था, अब आपने कितना कर दिया है उसको, R+7 कर दिया है। इसका मतलब क्या आपको सिचुएशन के अंदर नजर आ रहा है कि जो एसआई के अंदर डिफरेंस है वो निकाल लो आप। एसआई के अंदर डिफरेंस कितना है, ये इतना ही है ना। इसको मैं जो मेरे पास डिफरेंस आ रहा है उसके इक्विवेलेंट रख देता हूं। आप इस बात को समझ रहे हो ना भाई, ये जो 1512 है ये क्या है, एसआई के अंदर डिफरेंस है, जिसको मैं किसके बराबर रख दूंगा, प्रिंसिपल। जो डिफरेंस है रेट में वो कितना है, 7 का, 6 साल की बात हो रही है, डिवाइडेड बाई आपको क्या कर देना है, 100 कर देना है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7×6 = 42, 42 से आप इसको कट करके देख लो, 42 से ये 3 बार चला जाएगा, 3 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा ना। 42 से 3 बार कितना हो गया, 126, 24, 25, 252, 6 बार चला जाएगा। यानी कि पी की वैल्यू आ गई आपके पास 36,000, 3600। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता आपका यहाँ पर। आसान है, मतलब डिफरेंस दिया है, डिफरेंस हमने अप्लाई कर लिया। अब आपकी आर की वैल्यू 7 नहीं है, ये डिफरेंस है, आर और R+7 के बीच का डिफरेंस, वो मैंने यहाँ पर सीधे सीधे लिख दिया, बाकी चीजें कॉमन है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से डीआई का सवाल है, अगर एक्सपेंडिचर एडवर्टाइजमेंट पर 2.1 करोड़ है, कहाँ है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट यानी कि जो 15 यूनिट है, प्रॉफिट परसेंट 15 है, इन्होंने बोला है इतने करोड़ है। एंड डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट किधर है ये, टैक्सेस कितने हैं ये। देखो सिचुएशन यहां पर थोड़ी सी आप लोगों को ना समझनी है कि इन्होंने दिया क्या है। इन्होंने क्या बोला है, आप पहले टोटल एक्सपेंडिचर निकालो। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे, एक पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं। 2010 में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर कैटेगराइज करा गया डिफरेंट एक्सपेंडिचर हेड्स में, एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन को इलस्ट्रेट किया गया इस बार के हिसाब से। ठीक है, ये परसेंटेज स्पेंट है ये, है ना। 15% इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर यहां पर दिखा रखा है, ये आपको 15% की वैल्यू इन्होंने कितनी दी आपको, 2.1, तो टोटल 100 की निकाल लो यार मैं, 100/15 इंटू 2.1। अब ये पूछ रहे हैं कि डिफरेंस बताइए एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस, तो ट्रांसपोर्ट में 12.5 है, टैक्सेस में 10 है, कितने का डिफरेंस है, 2.5 का। ये 2.5 की वैल्यू बतानी है ना मुझे, तो 2.5 अपॉन आपका, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना, 2.5 निकालना है ना, तो ये आपका 100/100 इंटू 2.5 इंटू 2.1/15, तो ये कैंसिल आउट हो गया। इसके नीचे मैं 100 ले लेता हूँ, 5 से 3, 5 से 5, 3 से 7, 5 7 35, है ना, 35, 35 आ गया ना भाई आपका, तो 35 लाख आ गया आपका यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी। समझ गए, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा दे दिया 21, एडवर्टाइजमेंट पर कितना परसेंट गया है, 15%, उसकी वैल्यू इन्होंने दी है 2.1 करोड़। ओके, अब इन्होंने आपसे पूछा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसपोर्ट और टैक्सेस के बीच में, तो ट्रांसपोर्ट में 12.5 है, टैक्सेस में 10 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2.5 का। तो आपको कुल मिलाकर 2.5% की वैल्यू निकालनी थी, वो कितनी हो जाती है, 2.5/15 इंटू 2.1। ये सिंप्लीफाई करना है, तो 5 से 3, 5 से 5, 3 से 7, 7×5 = 35, यानी कि 35 लाख आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। चलो भाई आगे बढ़ो। ये 3 इक्वेशन इन्होंने दी हैं, ये कह रहे हैं कि यदि निम्नलिखित समीकरणों की प्रणाली में चरों का मान 3 लगातार पूर्णांकों के रूप में है तो a का मान बताइए। यार ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इन्होंने बोला है। ठीक है, इफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एज 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के रूप में दिया है, तो इन्होंने a की वैल्यू पूछी है। मैं कहता हूं 3 जो कॉन्जिक्यूटिव लगातार आपके इंटीजर है, आप मान लो कुछ भी मान लो, n मान लो, एक आपका n+1 हो गया, एक आपका n+2 हो गया, ये आपके 3
कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपके यहाँ पर आपने मान लिए। अब इनको आप इन इक्वेशन के अंदर सबमिट कर दो। पहले आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल दो, x की जगह पर n डाला, माइनस y की जगह पर मैंने n+1 डाला, प्लस z की जगह पर मैंने n+2 डाला, और इसकी वैल्यू है मेरे पास 2 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहां से मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, n कट गया, वो -1 है वो उसके साथ, तो यहां से n की वैल्यू आपके पास आ गई 2a-1। ये आपकी क्या हो गई, पहली इक्वेशन हो गई। ऐसे ही अब आप अपनी जो दूसरी इक्वेशन है उसमें इस चीज को सबमिट कर दो। इसमें एक्स वाई जेड 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के हिसाब से दिए, तो इसको लिखो अब। एक्स की जगह पर आपका n+4, वाई की जगह पर n+1 -2 n+2 इक्वल्स टू 12-3a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2n है, यहाँ पर 2n बचा, तो यानी कि 3n आया, ये 4 है, यहाँ पर वो 4 है तो वो कट गया, यानी कि 3n की वैल्यू आपको देगी 12-3a। ये आपके पास 3n की वैल्यू आ गई। अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो वो कितनी हो जाएगी, 4-a। अब ये n की वैल्यू दोनों इक्वेशन से एक दूसरे के बराबर रख दो। ऐसे 2a-1 इक्वल्स टू 4-a, a उधर चला गया 3a हो गया, 1 उधर चला गया 5 हो गया। कुछ गड़बड़ करा क्या मैंने, कुछ गड़बड़ तो नहीं करा ना। a की वैल्यू यहां से कितनी आ गई मेरे पास, 5/3 आ गई ना। तो अब क्या करना है मुझे, करना क्या है इसके अंदर, 5/3 आया आंसर। कंडीशन 2 में, if the system of following equation has the value of variables as 3 consecutive integers, then the value of a is। अब एक बार यार आप इसके अंदर भी, मतलब एक तो मैंने ये आपके मान लिए थे, है ना। अब इसकी एक और दूसरी सिचुएशन भी आप क्रिएट कर सकते हैं थर्ड वाली इक्वेशन के साथ। उससे ना अलग चीज आएगी। जैसे एक तो हमने ये सिचुएशन मानी है, इसमें अगर आप इसको ऐसे भी करके लिख दोगे ना, n+2 n+1 और n, इनको एक्स वाई जेड के अंदर रख के दोगे तो सिचुएशन दूसरी बनेगी, तो वो कंडीशंस बनेंगी इसमें। तो पहली कंडीशन से आपका ए का मान नहीं निकला है, दूसरी कंडीशन में आप एक्स की जगह पर ये, वाई की जगह पर ये, जेड की जगह पर ये रख के एक बार पुट करके देखना, तब आपका आंसर निकल आएगा। मतलब निकल आएगा, कंडीशंस बन रही है इसमें। ठीक है, जैसे कि मैं एक बार चलो आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ इसको, दूसरी वाली कंडीशन पर आ जाओ, है ना। तो मैंने कहा कि अब जो आप अपने नंबर है ना उनको n+2 n+1 और n, इनको x y और z के रूप में इसमें पुट करो। पहली इक्वेशन में पुट करो, n+2 माइनस n+1 प्लस n इक्वल्स टू y से। तो यहां से आपका कितना आ गया, यहां से आपका आ जाएगा ये n का वैल्यू 2a-1। ये आपकी पहली इक्वेशन बनी है इस वाली कंडीशन से। अब इसमें पुट करो इसको, तो यहां से कितना आ गया, n+2 प्लस 4n+4, वो 4n+1 रख दिया मैंने, माइनस 2n+2 इक्वल्स टू 3 4-a। ठीक है, अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये 2n है, ये 5n है, तो ये 3n बचा, 4 और 2 6, -4, आपका 2 उधर की साइड चला जाएगा, तो उधर आगे आपका 12-3 है ना, तो वो हो जाएगा 10-3a। ठीक है, सही लिखा है ना, 4n 5n 3n, 4 और 2 6, 2 बचा ना आपका, ये 4 और 2 6 है, ये आपका 4 है, तो 2 आपका उधर की तरफ चला जाएगा, उसमें 12-10 में से वो माइनस हो गया, इधर आपका 3n है, इधर आपका ये आ गया, ये 3n का वैल्यू आ गया यहाँ से आपका पास। ठीक है, अब इसके बाद आप, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं, ये सिचुएशन ठीक है ना। n 4n 2n 5n -2n 3n बचा, ये 2 है, 4 है, 6, -4, 2 -2 आपका उधर की तरफ चला गया, 3 चौक 12 -3 है, तो ये आपका यही आएगा ना यार, है ना। यही सिचुएशन बन रही है ना, या नहीं, या नहीं, ये मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से सही कर रहा हूँ यार। तो यहाँ पर भी 3n बना लो इसको, 3 की मल्टीप्लाई करके, ये आपका 6
-3। अब इनको बराबर रख दो, 6 से -3 इक्वल्स टू 10 -3 है, ये उधर चला गया। 3 इक्वल्स टू, यार ये मैंने कुछ गड़बड़ करी है यहाँ पर ना, मैंने कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। n+2 है, ये n+1 आना चाहिए था। 4 है तो 4n+4 हो गया। माइनस तो 2n ही तो होता है, +2 क्यों कर रहा हूँ, ये 2n होता ना यार, है ना, ये 2n होता, तो यानी कि यहां से आता आपका 3n, और वो जो आपका यहाँ पर है +6 इक्वल्स टू 3 4 -a। यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो ये बन गया n+2 का वैल्यू 4 -a, और यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 -a। अब इसको बराबर रख दो इसके, जो यहां पर था आपका, यहां पर कितना आया था ये आपका n इक्वल्स टू 2a-1, इसके बराबर रख दो इस n का वैल्यू, तो 2a-1 इक्वल्स टू 2 -a, तो ये आपका 3a इक्वल्स टू 3, a की वैल्यू 1 आ गई। देखो यहां से आपका निकल गया, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया था, n+2 रख रहा था, वो सिर्फ l था, यहां से इस वाली कंडीशन से आपका आंसर निकल आया। थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन फिर करना जरूरी था तो कर लिया हमने इसको। चलिए भी अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 45% पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। यदि 60% पुरुष निरक्षर है और 40% महिला साक्षर हैं, तो निरक्षर महिलाओं की संख्या साक्षर पुरुषों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यार परसेंटेज की कंडीशन उन्होंने दी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में 45 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोटर मेल है। अगर 100 वोटर थे तो उसमें से 45 मेल हो गए और 55 फीमेल हो गई। अगर 60% मेल्स क्या है, इलिटरेट है, इसमें से 60% इसका क्या है, इलिटरेट, इसका 60% इलिटरेट है, तो 40% लिटरेट हो गया। एंड 60% ऑफ द फीमेल्स आर लिटरेट, तो 60% फीमेल लिटरेट है, तो इसका 40% क्या हो गए, इलिटरेट। देन बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल्स, इलिटरेट फीमेल्स ये है भाई, इज मोर देन द लिटरेट मेल्स, ये लिटरेट मेल्स हैं, तो ये आपको बताना है। तो 40% आप निकालो इसका, 40% ऑफ 45, तो मैं यहाँ पर इसको 2/5 अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख देता हूँ, और ये कितना है 55 का 40%, यानी कि 55 2/5, तो ये मोर देन है, तो मोर देन है तो इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा, कितना आएगा ये 10 2/5, देन दैट ऑफ लिटरेट मेल्स, तो लिटरेट मेल्स ये थे, तो यानी कि 45 इंटू 2/5, ये कट गया, यानी कि 10/45 इंटू 100 आया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 5 निम 45, 5 दूनी 10, यानी कि आपको कुल मिलाकर क्या निकालना है, 2000/9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22 आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाता है। परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करना था, कैलकुलेशन करोगे, एक दूसरे से कितना परसेंट ज्यादा है वो आपको आता ही होगा, कि इसको इसके बीच का अंतर डिवाइडेड बाई इससे कितना ज्यादा है, उससे मैंने डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं कि किसी गति से यात्रा करने वाली एक मोटर बोट 17 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करती है। यदि उसी गति से वह 10 घंटे में 32 किलोमीटर की धारा के अनुकूल और 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यात्रा करती है, तो धारा की गति आप लोगों को बतानी है। भाई देखो, अपस्ट्रीम स्पीड आपको पता है, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, और जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है, बोट की स्ट्रीम प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये पता है। अब जर्नी ले लो पहली वाली, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि B-S प्लस 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि ये अभी कितने समय में कर रहा है, 17 घंटे में, ये पहली है। अब दूसरी जर्नी क्या है, इन्होंने दिया 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, यानी कि 32/B+S, और 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी कि 12 किलोमीटर B-S, इसकी वैल्यू उन्होंने दी है 10 घंटे। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन के अंदर ये B-X BS+S के हिसाब से आप इनको इक्वेशंस को सॉल्व करके आप आइडेंटिफाई करो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। जैसे कि मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लूं तो यहाँ पर ये 24 हो जाएगा, यहाँ पर ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, है कि नहीं, इसमें से इसको माइनस करूं तो ये कितना बचा आपका, ये 20 है, 20 - 17 यानी कि 3 आया, इक्वल्स टू ये आपका कैंसिल आउट हो गया,
64 माइनस 40 आपका कितना बना? 24, यानी कि 24 अपॉन बी प्लस एस। तो यहां से बी प्लस एस की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई ना भाई। बी प्लस एस की वैल्यू आपने 8 निकाल ली। तो बी प्लस एस की वैल्यू अगर 8 है तो 8 पंजे 40, 5 आपका उधर चला गया तो कितना बचा? 12, 12 दूनी 24 और बी माइनस एस की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? अरे कितना काटा मैंने? 12 दूनी 2 आ गई। तो आपसे पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति कितनी है? ये 8 माइनस 2 अपॉन 2, यानी कि आपका कितना आ गया? 3 आ गया ना भाई। भाई बी प्लस एस की वैल्यू आ गई, बी माइनस एस की वैल्यू आ गई। अगर इसमें एस की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा? 8 माइनस 2/2 होगा ना, यानी कि 6/2, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की गति हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। पाइप एक्स एक टैंक को 60 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई टैंक को 72 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को 20 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। टैंक का कितना हिस्सा खाली रह गया? क्या क्या दिया है? 60 घंटे और 72 घंटे। ये दोनों का आप लोगों को इनको भरने का समय दिया है। इन दोनों का एलसीएम कितना है? इन दोनों का एलसीएम कितना है? 360 ना। 360। इसकी क्षमता कितनी है? 6। इसकी क्षमता कितनी है? 5। तो आपने एक्स और वाई दोनों की क्षमता निकाल ली, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे ये? 6 5 11। 20 घंटे के लिए आपने छोड़ा था, तो ये कितना हो गया? इतना भर गया। इसमें से अगर इतना भर गया है तो बचा कितना? 140 ना। तो कितना हिस्सा खाली रह गया? 140 खाली रह गया 360 में से। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7/18, यानी कि ये जो इतना हिस्सा भी खाली रह गया इसका। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। एक आयताकार बगीचे की परिधि आपको दी है इन्होंने इतने मीटर। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है तो बगीचे का क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है। भाई आप मान लो कि जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है वो कितनी है? बी। तो जो लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ से 6 मीटर ज्यादा, यानी कि बी प्लस 6। तो पेरीमीटर में रख दो। पेरीमीटर इन्होंने कितनी दी? आपकी 48। और पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। तो ट्वाइस ऑफ एल जिसकी वैल्यू कितनी है? बी प्लस 6 और बी। तो यहां से आप बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कितना हो गया? 24। 2b प्लस 6, 2b की वैल्यू 18 और b की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। b की वैल्यू अगर 9 है तो l की वैल्यू कितनी हो गई? 15 ना। अब क्षेत्रफल बता दीजिए। 15 इंटू 9 कितना आएगा? 135 ना। ये इसका क्षेत्रफल रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार ने अपनी वस्तुओं का इतने प्रतिशत भाग 20% लाभ पर तथा शेष को लागत मूल्य पर बेचा। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत आप लोगों को बताना है। भाई मैं आप लोगों से कहता हूं कि डिवाइडेड बाई 8 दिया है ना, तो आप ये मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल्स का है, मतलब जो टोटल कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल्स का, वो कितना है? 8 मान लो टोटल कॉस्ट प्राइस। अब जो 5/8 है, यानी कि इसका 5/8 कितना होगा? 5 यूनिट। ये जो 5/8 है, यानी कि जो 5 यूनिट है, इसको आपने 20% के गेन पर भेजा, तो 20% का गेन यानी कि 1.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इतना पड़ा। अब रिमेनिंग कितने हैं? 8 में से 5 पर 20% का लाभ, बचे हुए कितने हैं? 3 यूनिट। इसको इन्होंने किस पर भेजा है? सेलिंग, इसके उसके ऊपर कॉस्ट प्राइस पर। तो यानी कि इसने 3 यूनिट में इनको भेजा। सेलिंग प्राइस जो इसका भेजा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 और 3, यानी कि 9 इसका टोटल सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट कितनी थी? 8। तो गेन कितने का हुआ? 8 से 9 में 1 का। डिवाइडेड बाई 8 करके आप गेन निकाल लो। 1/8 का मतलब क्या होता है आपका? 12.5%। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ओ केंद्र वाले वृत्त में एओसी व्यास है, बी वृत्त की परिधि पर एक बिंदु है जिसे चाप ए बी चाप बीसी का इतने बटे भाग है, बीओसी का डिग्री माप ज्ञात कीजिए। एक सर्कल बना लेते हैं। एओसी इस प्रकार से इसका डायमीटर है। बी पॉइंट है सरकमफेरेंस पर, तो बी हम सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट ले लेते हैं। चलो यहां पर ले लेते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने कहा सच दैट आर्क ए बी इज 1/5 ऑफ आर्क बी सी, यानी कि जो ए बी है ना, ये बी सी का 1/5 है। ठीक है, बिल्कुल सही हमने लिया है। व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ बी
ओ सी, बी ओ सी की वैल्यू बनानी है, इसको भी जोड़ लेते हैं भाई। कैसे करेंगे भाई इसको? एनी सजेशंस? पहली चीज तो देखो भाई, ये जो ऑप्शन दिए 30 और 80 ये तो करेक्ट नहीं होंगे। अगर ये पॉइंट यहां पर होता, एकदम इसके ऊपर होता, तो ये 90 होता, ये 90 होता। ये जो एंगल है आपका ये वाला, ये 90 से तो ज्यादा का ही होना चाहिए, तो 80 और 30 को मैंने यहां पर एलिमिनेट कर दिया, है कि नहीं? अगर ये 1/5 है तो ये वाला कितना है? 4, टोटल अगर 5 है, अगर इनकी इसकी बात करें, है कि नहीं? अब इस कंडीशन में आप मुझे बताओ कि ये वाला जो वैल्यू है, अगर मैं इसको देखूं और इस वाले वैल्यू को देखूं, इसको किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? ए ओ बी और बी ओ सी वो 180 के बराबर है। अगर मैं यहां पर कहूं कि भाई ए ओ बी प्लस बी ओ सी ये आपका 180 के बराबर है, और जो बी ओ सी है वो 5 टाइम्स होगा इसके एंगल का भी, 5 टाइम्स ए ओ बी रहेगा। ए ओ बी यहाँ पर आपका है, ये कितना हो गया? 5 और 1 6 ए ओ बी, इसकी वैल्यू 180 हो गई, यानी कि ए ओ बी, यानी कि ये वाला जो अगर मैं एक्स मानू, एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 30। अगर ये 30 है तो ये वाला कितना बचा? 150 ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसी अनुपात में इसके ये वाले एंगल भी रहते हैं जिस अनुपात में चाप रहती है, उसके अकॉर्डिंग करके हमारा आंसर निकल आया। मीन प्रोपोर्शन बताना है 36 और 100 का, आंसर 60 आ गया ना भाई। मीन प्रोपोर्शन यही होगा, तो 10 इंटू 6 यानी कि 60 आंसर हो गया। अंतिम सवाल है, एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची गई है, वृत्त की त्रिज्या आप लोगों को बतानी है। कॉर्ड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर 12 कॉर्ड है, सेंटर से दूरी कितनी है? 12, लेंथ कितनी है? 32, तो ये वाली कितनी हो गई? 16। अब ये क्या है? 4 इंटू 4, ये कितना है? 4 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5, यानी कि 5 चौक 20 सेंटीमीटर आपकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई ना भाई, तो इसमें डी आंसर हो गया। तो ये थे भाई आपके सवाल, है सारे सवाल आसान थे। 25वां आसान है, 24 भी आसान था। ये वाला थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जिस अनुपात में ये आपके आर्क डिवाइडेड है उसी से ये केंद्र पर भी एंगल बना रहे होंगे, तो ये अगर x है तो ये वाला कितना होता? 4x होता, ठीक है? सॉरी, उसका 5 गुना होता, 5 टाइम्स होता। उसी के हिसाब से आप इसको सम करके निकाल सकते थे। ये भी आसान था, ट्रांजैक्शन वाला। ये भी ठीक है, एरिया वाला। ये पाइप वाला भी ठीक है। ये बोट स्ट्रीम वाला भी आसान है। ये वाला परसेंटेज बेस्ड सवाल भी आसान है। इसमें थोड़ा सा समय लगा था, इसमें दो कंडीशन थी। कंडीशन वन जिसमें मैंने n+1 और n+2 लिए थे, तीनों कंसेक्यूटिव नंबर, और कंडीशन नंबर 2 जिसमें n+2 n+1 और n ये आपके x y z लिए थे। जब मैंने ये पुट करे पहले और दूसरे इक्वेशन में रखे, तो इक्वेट करने के बाद a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई थी। बाकी तो आसान ही थे, है ना? तो चलिए भाई, ये था हमारे इस 18 सितंबर की शिफ्ट नंबर 1 में पूछे गए मैथ के सवालों का डिस्कशन। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। बाकी ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको एक बार आप ज़रूर डाउनलोड करके ट्राई कीजिएगा, आपकी तैयारी में ये बहुत हेल्प करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।